बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप सुन सकते हैं मुझे? श्योरली Yes, सर। sir. और ये स्लाइड एक नजर आ रही है रेड वाली? Yes, sir. यस सर, Yes. गाइडलाइन टू आर्टिकल रिव्यू। यस जी सर, आ रहे हैं। यस यस यस। अच्छा, आर्टिकल तो रिसर्च आर्टिकल की शक्ल आप लोगों ने इससे पहले देखी है, फेमिलियर है उससे या नहीं? काइंड ऑफ सर अवेयर। अच्छा, मैं एक आपको यहाँ शो करता हूँ। जी सर। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन लिंग्विस्टिक्स है या हाउ कंपेयर, ये मुख्तलिफ है। मैं वहाँ अपलोड करूँगा जो कोर्स मटेरियल है ना, वहाँ से आपने ये लेने हैं। 3-4 ये हैं, या अपनी मर्जी से आप कोई डाउनलोड कर सकते हैं जिसको रिव्यू करना है। बेसिकली ये असाइनमेंट होनी है, लेकिन पहले हम समझ लें, डराने वाली बात बात में करते हैं। तो आई शेयर विद यू हाउ कंपैरेटिव, ये कर लेते हैं। जी, शो हुआ है आपके सामने सर्च आर्टिकल? No, sir. No, sir. No, sir. नॉट येट सर। No, Not sir. yet. Now Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। तो जी इसमें हम देखते हैं, ये टाइटल है जी आपके सामने, हाउ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कैटेगरीज आर डिफरेंट। तो इसका मतलब है ये किसी ने कोई रिसर्च की है दो बातों पे, जिसमें कंसेप्टिव और डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कैटेगरीज को उसने डिफरेंशिएट किया है। और किसने किया है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, मार्टन। और ये काम उसने किया कहाँ पे है, ये अगर आप देखें बॉटम पे, तो ये आपको शो हो रहा है कि ओपन एक्सेस जर्नल है, 2018 में छपा है। और छापा किसने है? पब्लिश्ड बाय डी ग्रुटर। दिस वर्क इज लाइसेंस्ड अंडर द क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नॉन डेरिवेटिव लाइसेंस नंबर दिस अनऑथेंटिकेटेड। बहरहाल अभी वो शायद ऑनलाइन नहीं हुआ होगा या जो भी है। डाउनलोड मैंने इसको किया, डाउनलोड डेट 12/5/18। तो अच्छा, ये वो कह रहा है कि अनऑथेंटिकेशन इस डेट की बता रहा है, इसको छोड़ देते हैं। तो एज ए रिव्यूअर जब आपने किसी रिसर्च आर्टिकल को देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर योर इंट्रोडक्शन, कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं। तो आप अपना नाम, रोल नंबर और एमफिल स्कॉलर इन लिंग्विस्टिक्स मिनहाज यूनिवर्सिटी लिखेंगे, और फिर लिखेंगे कि आई एम हेयर टू रिव्यू दिस रिसर्च आर्टिकल टाइटल्ड, जिसका टाइटल आप लिख देंगे कि जी ये वाला है, और वो छापा किसने है उसका नाम ऑथर का लिखा होगा, किस ईयर में छपा वो लिखा होगा, जर्नल जिसमें छपा है वो ये आपके सामने है, आप ये लिख देंगे। ये देख रहे हो ना आपके, ये मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ह्यूमन हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चर एवोल्यूशन, जर्मनी में कहीं छपा है। इस इंस्टीट्यूट ने इसको छापा है, ये ऑथर का नाम है। तो ये सारी तफसील लिखी हुई है। इस तफसील को आप अपने पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। इसके बाद अब बारी आ जाती है कि इसको पढ़ना भी है और देखना है कि आपने इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को रिव्यू में लेके आनी है। अभी गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल रिव्यू वाली स्लाइड सामने आ गई है।
Yes, sir. Yes, sir. सर आ गई है. Yes, आ sir. गई। ओके ओके। इसमें अब आप देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या हैं जो इन्वॉल्व होंगे व्हेन यू आर राइटिंग रिव्यू, critical review of article or any research. So following are the things we considered while reviewing an article. First of all, आपने देखना है कि उसका इंट्रोडक्शन है, वहाँ डेफिनेटली लिखा होगा इंट्रोडक्शन का लफ्ज। उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, अपने हाथ में एक लेड पेंसिल ले लेनी है और उसको अंडरलाइन करते जाना है। सेम टाइम आपके ज़हन में ये दो सवाल होने चाहिए कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर इन दो सवालों के जवाब होना ज़रूरी हैं। नंबर 1, डज द रिसर्चर आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया। ज़रूरी नहीं कि उसने हेडलाइन दी हो या हेडिंग दी हो कि प्रॉब्लम एरिया ये है, ये आपको पढ़ते हुए अंदाज़ा होना है कि इसका प्रॉब्लम एरिया ये है इसके अंदर। सेकंड सवाल ये होगा आपके ज़हन में, वो ये होगा, इज़ द जनरल पर्पस ऑफ द स्टडी क्लियर, कि पर्पस ऑफ द स्टडी उसने क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। अब फर्ज किया ये दोनों बातें हैं, तो आपने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में कैसे लिखना है? आप इसको एकेडमिक राइटिंग में लिखेंगे, यस नो में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करेंगे कि in the portion of introduction of this research article, researcher has identified the area of problem specifically in terms of, आगे भले जो उसका पर्पज है वो लिख दें जो उसने दिया हुआ है। Moreover, from this paragraph या introduction, the general purpose of the study is clear to be understand and is understandable। इस तरह से पैराग्राफ में आपने एक सेंटेंस 2-4 लिखने हैं, ये जवाब इन सवालों के। अगर नहीं है तो लिख देंगे कि आई एम अनएबल टू फाइंड द जनरल पर्पस ऑफ स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया इन द पोर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। फिर आप अगले पोर्शन पे चले जाएंगे जो उसका लिटरेचर रिव्यू का है। अच्छा, मज़ेदार की बात आपको ये बताऊं कि अभी तो आपको मैंने क्रिटिकल एनालिस्ट बना के बात कर रहा हूँ ना, कि एनालाइज करते हुए किसी की रिसर्च को आपने ये चीज़ें देखनी है। जब आपने खुद रिसर्च करनी है तो भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़हन में रखनी है कि ये मस्ट इनकॉर्पोरेटेड हो आपकी रिसर्च के अंदर, क्योंकि जो चीज़ें गाइडलाइंस हैं चेक करने की वो उसके अंदर होंगी तो चेक होगा ना। तो आपने भी रिसर्च का काम करना है, रिसर्च आर्टिकल लिखना है, कल को थीसिस लिखना है, वो एवेल्युएशन के लिए जाना है, और एवेल्युएटर यही काम करते हैं जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो आपने अपनी रिसर्च लिखते हुए ये सारी चीज़ें, इन सवालों के जवाब उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं। मैं तो आपको रिसर्च नहीं करवा रहा हूँगा, कोई और टीचर होंगे आपके लिंग्विस्टिक के, लेकिन जो इनकी टर्मिनोलॉजी है, जो रिसर्च के एथिक्स हैं, जो रिसर्च की नीड्स हैं, वो यही हैं। अच्छा जी, इन लिटरेचर व्यू you have to answer, locate the answer of this question. Does the literature review contain current and relevant studies? इसका मतलब है कि लिटरेचर रिव्यू जो लिखा जाता है उसके अंदर तो उस रिसर्च टॉपिक से मुतल्लिक रेलेवेंट स्टडीज़ को लिखा जाता है। अगर वो हैं तो ठीक, अदरवाइज नहीं। लिटरेचर भी होता ही यही है कि इस टॉपिक पे फलां फलां लोग ये इस साल में फलां बंदे ने, इस साल में फलां बंदे ने, इस साल में ये काम किया, ये उसका ऑब्जेक्टिव था, ये उसकी मेथोडोलॉजी थी, ये उसके रिजल्ट्स थे। तो इन्हीं बातों की बुनियाद पर जब हम बेंचमार्किंग करते हैं तो हम अपनी स्टडी का जवाब देते हैं ना कि ये मतलब बातें अवेलेबल है वहाँ या नहीं है।
सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर ढूंढना है लिटरेचर रिव्यू के पोर्शन में वो है, इज देयर अ क्रिटिकल रिव्यू बियॉन्ड अ समरी ऑफ द फाइंडिंग। तो वो जो उसने खुद से बंदे ने दिया हुआ है लिटरेचर रिव्यू, लोगों का पेश किया उसने, क्या उसने उनकी समरी उठा के एज इट दे दी है या उसको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग बना के खुद से उसने लिखा है? खुद से जो लिखना होता है एक्चुअली ये वो चीज होती है जो किसी रिसर्च की बेसिक्स पढ़ के और उसको आप अपने अल्फाज में उसकी अंडरस्टैंडिंग बयान करते हो कि फलां की जो रिसर्च है जिसको हम रिफर कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, अपने लिटरेचर में रिव्यू कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कुछ आपने देखा। तीसरा सवाल जिसका जवाब यहाँ हमें मिलना चाहिए, डज द रिव्यू रिलेट प्रीवियस स्टडीज टू द करंट रिसर्च प्रॉब्लम। ये बड़ा कोर एलिमेंट है। अक्सर लोग ये करते हैं कि अन्यवा मुख्तलिफ तरह की पुरानी स्टडीज जो हैं उठा के डाल देते हैं, ना उनकी कोई रेलेवेंसी होती है ना वो लेटेस्ट रिसर्च होती हैं। यानी आज 2020 है तो लोग हो सकता है 1920 का रेफरेंस दे दें, तो 100 साल में पुलों में से पानी बहुत गुजर चुका होता है, बड़ी चीज़ें तब्दील हो चुकी होती हैं। तो करेंसी या करंट रिसर्च का मतलब ये होता है कि पिछले कुछ सालों में, यानी 5 से 7 साल में, मैक्सिमम पिछले 10 साल की कोई रिसर्च आप ले सकते हैं। तो वो रेफरेंस अगर दिए उसने तो फिर तो ठीक है। अगला टॉपिक जो हम देखते हैं उस रिसर्च के अंदर, वो होना चाहिए उसके रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस। तो ये ज़हन में सवाल होना चाहिए। उसके मेथोडोलॉजी के पोर्शन में जाकर जाएंगे जब आप, तो आपको मिलना चाहिए इन सवालों का जवाब कि क्या प्रॉब्लम आर हाइपोथेसिस क्लियर एंड कंसाइज। क्योंकि आपने खुद भी रिसर्च क्वेश्चन बनाए थे, हाइपोथेसिस बनाए थे, पर्पस स्टेटमेंट बनाई थी, और मैंने कई लोगों को नंबर कम दिए थे और बताया था वजह ये है कि ये स्टेटमेंट्स ठीक नहीं, वेट है, अप टू मार्क नहीं है, वगैरह वगैरह की बातें हुई थी ना हमारी। तो अब ज़हन में वो रहना चाहिए कि वो कंसाइज भी हों, क्लियर भी हों। Does the problem or hypothesis communicate the variable type of research and population? आपको याद होगा कि जब हम हाइपोथेसिस बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर 5 बातें लाजमी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंटरवीनिंग वेरिएबल हो, रिसर्च साइट हो, और ऑब्जेक्ट्स की बात हो। याद आ रहा है? तो जब ये इसीलिए सिखाया था कि ये लाजमी है, हाँ लाजमी है, ये किसी भी रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गया। आर तीसरा सवाल जो आपके जहन में होना चाहिए कि आर वेरिएबल्स वेल डिफाइंड। डेफिनेटली। डज रिसर्च क्वेश्चन एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। मुझे नहीं पता आपने याद रखा हुआ है कि नहीं, मैं रिपीट वैसे कर देता हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन हम बनाते हैं जब हम क्या करते हैं, बताएं जी। तबस्सुम नूर मलक आप बताएं। यस सर, जब कोई प्रॉब्लम हम्म, थीसिस है, जैसे आपने बताया कि डिफरेंट आर्टिकल्स हम स्टडी करते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम हम 10 या 15 आर्टिकल जब स्टडी करते हैं या रिसर्च किसी चीज पे की हुई उनको स्टडी करते हैं, तो उनमें से एटलीस्ट जो है ना वो 2 और 3 सेंटेंस ऐसे निकलने चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं हुआ और हमने ये क्वेश्चन रेज करने हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, मारिया मकसूद आप अपना खुद अनम्यूट करें और बात करें। हैंड रेज किया आपने, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो है जब रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो हम हाइपोथेसिस जब उसे कहते हैं निकाल, या जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उससे रिलेटेड फिर हम रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो बनाते हैं। उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए,
और उसके अंदर जो है जो भी हमारा अगर हम फॉर एग्जांपल कोरिलेशन रिसर्च के अंदर कर रहे हैं रिसर्च, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा उससे ये कहते हैं रिलेशन बताना होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ये है कि जब हम हाइपोथेसिस जो है उससे रिलेटेड जो है हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि लाइक जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वो थ्रू रिसर्च क्वेश्चन फिर हमने उसको आगे जाके प्रूफ करना होता है कि ईदर आर रिसर्च इज वैलिड और नॉट। तो वो वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इसके हवाले से बनते हैं। वेरी गुड, आप दोनों ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन इसकी जो और अदरवाइज डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये बनती है कि यहाँ अगर किसी ने रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं तो हमें यहाँ से समझ आती है कि उसने कौन सा रिसर्च अप्रोच जो है इस्तेमाल की है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, यस सर। अच्छा, फिर हाइपोथेसिस हमें लीड करते हैं ये समझने में कि क्या ये जो रिसर्चर है किसी फिनोमेना या एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट कर रहा है या खुद से कोई थ्योरी या फिनोमेना बनाने जा रहा है। तो जब Yes, sir. कोई रिसर्च, ये देखो उसने क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि डज रिसर्च क्वेश्चन एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस। Hypothesis. तो हाइपोथेसिस तो होना ही तब है जब आपने टेस्ट करना है, टेस्टिफाई करना है। टेस्ट किसको करेंगे? एग्जिस्टिंग फिनोमेना या एग्जिस्टिंग थ्योरी को। Yes, sir. तो ये बड़ा इसको सेपरेटली अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ से एक बड़ी थीम निकलती है, पीछे तक जाती है कि इसका बेस क्या है। यहाँ तक कि हम इसके पैराडाइम तक चले जाते हैं कि फिलोसॉफिकल पैराडाइम क्या थी, ऑन व्हाट ग्राउंड्स ये बात आगे आई है। यानी लफ्ज एक है हाइपोथेसिस और कहाँ तक हम बात कर रहे हैं, पीछे तक। तो जब हाइपोथेसिस होगा तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिविस्ट अप्रोच होगी, प्रैग्मेटिक नहीं होगी। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच होगी तो इसका मतलब है कोई क्वांटिटेटिव काम हो रहा है। ठीक है ना? तो Yes, sir. अब आप रिसर्चर बन के सोचें ना, बाल की खाल उतारें, एक सवाल से दूसरा सवाल निकालना होगा यहाँ पे। अच्छा जी, फिर अगली बात जो वहाँ देखनी है उस रिसर्च के अंदर एज अ रिव्यूअर आपने वो ये देखना है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसके, जिनसे उसने डाटा इकट्ठा किया है, जिनके इंटरव्यू लिए हैं, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है वो रिसर्च जिसको आप रिव्यू कर रहे हो। इज द मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन क्लियर? तो ये कौन कर सकेगा इसको क्लैरिफाई? जिसको खुद पता होगा कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और कितनी होती हैं। तो किस तरह की स्टडी हो तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगनी है। क्वालिटेटिव की सैम्पलिंग टेक्निक्स अपनी हैं, क्वांटिटेटिव की अपनी हैं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक अलग अलग हैं। तो ये अगेन जिस तरह की उसकी फिलॉसफी होगी, जिसकी बुनियाद पर वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ चीज़ें सामने आएंगी। तो सैंपल सिलेक्शन कहाँ से करनी होती है? पॉपुलेशन से। किस पॉपुलेशन से करते हैं? जर्नल से या टारगेट पॉपुलेशन से? ये सारी बातें आपके जहन में होंगी तो आप इस सवाल का जवाब ढूंढने में आसानी होगी। इज द ओवरऑल साइज ऑफ द सैंपल एडिकेट? तो यही क्रेसवेल की किताब में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी था कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए। तो एक जो डिप्लोमेटिक सा जवाब है वो तो ये होता है कि सैंपल साइज रीजनेबल होना चाहिए, लेकिन कोई नंबर भी तो होगा ना। कितनी पॉपुलेशन हो, उसका कितना परसेंट हो तो सैंपल रीजन बन जाता है सैंपल साइज। ये सारी बातें सवालों के जवाब उसमें। तो अगर उसने पॉपुलेशन बताई हुई है अपने रिसर्च आर्टिकल में या उसमें थीसिस में, तो जो सैंपल का साइज है उससे अंदाजा हो जाता है कि एडिक्वेट है कि नहीं। तो बाज़ औक़ात जितनी पॉपुलेशन हो सारे का सारा ही सैंपल होता है। 100 लोगों की पॉपुलेशन थी तो 100 के 100 को ही उसने एक्सेस कर लिया तो ये उसका सैंपल बन गया। इस तरह की पॉपुलेशन को सेंसस पॉपुलेशन कहते हैं। 100% सैंपल साइज फ्रॉम टेकन फ्रॉम population or 100% population is included in the sample
दिस सैंपल इज नोन एज द, क्या कहते हैं इसको, सेंसस पॉपुलेशन या सेंसस सैम्पलिंग। बट एनीवे, इस सवाल का जवाब भी हमें ढूंढना है इस पोर्शन में। अगला पोर्शन आ सर जाता वैसे है। जी जी। सर रैशनल क्या आपने परसेंटेज क्या मतलब पॉपुलेशन का कितने % होना चाहिए रैशनल आपने बताया? अच्छा, जो ऐसे करके। क्रेसवेल है वो ये कहता है कि 500 सैंपल जो है ना बड़ा रीजनेबल साइज है। अच्छा, Yes, इसके sir. बाद अब अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो अमंग द एमफिल स्टूडेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक अक्रॉस लाहौर, तो लाहौर के अंदर मेरा ख्याल है इन टोटल कोई 1000 स्टूडेंट नहीं होगा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठी करें तो उसका आप 10% लें तो 100 हो जाएगा, तो दैट इज़ द अनफ। लेकिन अगर Yes, आप sir. पूरे पंजाब में कर रहे हो तो पंजाब में कोई 90 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो सैंपल आपका पॉपुलेशन बड़ी होगी, सैंपल साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये Yes, 100 नहीं रहेगा, फिर ये बढ़ना चाहिए ताकि उसको जब आपने जनरलाइज करना है तो बायसनेस ना आए। ऐसा नहीं ना हम कर सकते कि हम सिर्फ लाहौर की यूनिवर्सिटियों से डाटा इकट्ठा कर लें और कह दें कि ये पूरे पंजाब के तलबा की यही राय है, वो ऐसे ही सोचते हैं, तो ये बायस्ड हो जाता है, ये अनबायस्ड नहीं रहता। फिर इस तरह अगर पाकिस्तान पूरे पे आपने पॉपुलेशन लेनी है तो और सैंपल साइज बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, yes, sir. Thank you, sir. वैसे सर ओवरऑल पॉपुलेशन का कितने % हो नॉर्मल? अगर एक पंजाब लेवल पे जाएंगे तो जाहिर बात है हाँ ये 5% बढ़ेगा। भी अगर समटाइम पॉपुलेशन बढ़ 5% जी भी रीजनेबल हो जाता है। पंजाब या पाकिस्तान लेवल पे कम से कम 500 बंदा होना चाहिए। वो 500 ओके बनाने के लिए आप खुद वहां देख लें कि उस पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी बनती है। यस सर, ठीक है, थैंक यू और सर। अगर इससे भी बड़ा पॉपुलेशन है तो फिर वो परसेंटेज छोटी होती जाएगी, 5%, 10%, 0.5% में बाज का आ जाता है। कुछ रिसर्च ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में अक्रॉस द यूनिवर्स होती हैं, तो यस उसमें वो हो सकता है हर मुल्क से 2 बंदे 3 बंदे ले रहे होंगे उस फील्ड के, तो ये वेरी करता है। इस बुक की जो सैम्पलिंग साइज से मतलब चैप्टर है ना, उसको आप जरा पढ़ें, यस वहाँ सर। एग्जैक्टली नंबर भी दिया हुआ है। ओके सर, थैंक वेलकम। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, फिर उसका एक होगा रिसर्च का एरिया जहाँ पे इन बातों का जिक्र होगा। अगर मैं थीसिस की बात करूं तो वहाँ ये तीसरा चैप्टर होता है। तो रिसर्च जो होती है आर्टिकल है, उसमें ये आप चलते जाएं तो कहीं मतलब मुख्तलिफ पेजेस पे होगी बात। तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उसने क्वेश्चनेयर यूज़ किया है या रिसर्च टूल यूज़ किया डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो डज द रिसर्चर प्रेजेंट एडिक्वेट एविडेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। उसने कोई भी क्वेश्चनर यूज़ किया है, कोई भी उसने रिसर्च टूल यूज़ किया है, अगर उसने उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मेजर नहीं की तो रिसर्च जो है वो सारी दड़ाम से गिर गई। क्योंकि टूल रिलायबल नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी आगे फाइंडिंग ठीक होंगी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रॉस लगता है, कहा जाता है कि हम इसको नहीं मानते, इसको वैलिडेट करना चाहिए पहले। इज देयर अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ इट वाज यूज्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का जिक्र होना चाहिए कि कैसे किया, कब किया, कितने लोगों पे किया, वो उसके पूरा एक डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में लिखी होती है। आर द ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सफिशिएंट डिटेल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको पता है ना ट्रीटमेंट देते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप तो एज इट चल रहा है, ट्रीटमेंट में आप खुद से कोई नॉवेल्टी करते हैं, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसके रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो उसका भी जिक्र देखा जाना चाहिए। यानी ये ऐसे है कि आप सही बाल की खाल उतार रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर आ जाता है रिजल्ट सेक्शन। इन दिस सेक्शन इन सवालों के जवाब हमें चाहिए होते हैं एज ए रिव्यूअर। आर द फाइंडिंग्स प्रेजेंटेड क्लियरली, इज द सफिशिएंट डिस्क्रिप्टिव। जी आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो बस नूर? नो सर,
अच्छा, is the sufficient descriptive information provided to interpret the results? तो वो जो डिस्क्रिप्शन का स्टाइल है, क्या वहाँ कोई पॉलिटिक्स यूज हुई है, कोई बायसनेस मौजूद है, वगैरह वगैरह चीजें सामने आती हैं। फिर है डिस्कशन और कंक्लूजन का पोर्शन। तो यहाँ पे रिव्यू करते हुए हमें देखना है कि इज देयर एन एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम। तो क्या ये कोरिलेटेड हैं चीजें, कर तो लिए उसने रिसर्च, तो डिस्कशन में क्या उसने उसको जो अपना क्लेम किया था स्टार्ट में कि मेरी रिसर्च का मकसद या पर्पस ये है, उसकी तरफ चीजें लेके जा रहा है या नहीं। आर द रिजल्ट्स डिस्कस्ड इन रिलेशन टू द प्रीवियस रिसर्च, लिटरेचर भी उसने किया है, तो अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को प्रीवियस रिसर्च जो थी जिनको उसने लिटरेचर रिव्यू में जिक्र किया हुआ है उनसे कोरिलेट कर रहा है, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट उनसे पैदा होता है या वो वेट हो रही हैं, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू हम करते ही ऐसे हैं कि जितनी स्टडीज हमने रिव्यू की हैं हमारे रिजल्ट्स क्या उनके अकॉर्डिंग है या अगेंस्ट है, ये मस्ट शो करना होता है डिस्कशन के पैराग्राफ में विद रेफरेंस। डज द ऑथर नोट एनी लिमिटेशन ड्यू टू द मेथोडोलॉजी, जो उसने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की कोई उसकी में लिमिटेशंस का जिक्र है। फॉर एग्जांपल ये आपने अपने मेथोडोलॉजी में ये रखा कि आप इन पर्सन इंटरव्यू करेंगे 50 लोगों का, लेकिन ऊपर से कोरोना की वबा आ गई। अब मेथोडोलॉजी में आपने रखा हुआ इन पर्सन इंटरव्यू करना, तो लोग तो आपको टाइम नहीं दे रहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे आपका इनविटेशन, तो ये लिमिटेशंस हैं। अब आपको मेथोडोलॉजी यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा कि मैं इन पर्सन के बजाय ऑनलाइन इंटरव्यू करूँगा। तो ये लाइक दिस जो आपके रिसर्चर के अपने बस की बात ना हो, वो लिमिटेशंस होती हैं। आर द स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस फॉर द प्रैक्टिस पॉलिसी डिस्कस्ड, हम रिसर्च किस लिए करते हैं? वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो रिसर्च हम करते हैं डिसेमिनेट करने के लिए, लोगों को गाइडलाइन देने के लिए, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि जनाब हमने इस पे ये काम किया, ये प्रॉब्लम था, आप हम इसको सोल्यूशन ये दे रहे हैं। तो क्या ये ऐसी बात उसने की, कहीं डिस्कस किया? ओवरऑल इज द कंक्लूजन क्लियरली स्टेटेड एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। अच्छा, ये हमें बड़ी आदत होती है एग्जैजुरेट करने की, क्योंकि आम बातों में हम एग्जैजुरेट करते हैं, तो रिसर्च में भी ऐसे ही करते हैं। ये वहाँ नहीं चलता। वहाँ पे जो बात आपने ऑब्जेक्टिव रखा था, जो आपने क्लेम किया था कि मेरी रिसर्च के रिजल्ट में इन लोगों को फायदा को बताना है, हुआ है कि नहीं हुआ है। जरूरी नहीं फायदा हो, आपके रिसर्च के रिजल्ट्स बताएंगे कि उनको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। रिसर्च किसके काम आनी है, एग्जैजुरेशन नहीं चलेगी। इज द कंक्लूजन रीजनेबल, बाद औकात कंक्लूजन का एक सेंटेंस होता है लेकिन लोग उसको 20 बुलेट्स में लिखते हैं। तो ये सारी बातें देखनी है कि क्या उसने अपने लिमिट से बाहर क्यों निकल के बात तो नहीं की। बॉटम पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है CWW, इट स्टैंड्स फॉर साइट वाइल राइटिंग। वो पैराग्राफ लिखते हुए एंड पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना नाम, और आगे कॉमा डाल के ईयर डालते हैं, तो ये होता है साइट वाइल राइटिंग। इसी को डिटेल में हम एंड पे लिखते हैं, उसमें बोलते हैं रेफरेंसेस। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वहाँ हम बताएं कि साइट वाइल राइटिंग और रेफरेंसेस जो हैं वो कैसे हैं, और ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होने चाहिए। अगर इक्वल ना हो तो बात बनती नहीं है। इक्वल ना हो तो इट लुक्स लाइक अ होक्स, कि आप क्लेम अंदर कुछ कर रहे हैं, एंड पे कुछ आ रहा है। तो अगर आपने रिसर्च आर्टिकल भी किसी के देखने हो, आपके सामने शो हो रहा है ये गूगल का? यस सर। आप देख सकते हैं कि मैं गूगल पे कुछ खोलना चाह रहा हूँ? नो सर। नो नहीं। सर। नो सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट मुझे दें। स्लाइड, ये लास्ट वाली स्लाइड गूगल
वेयर इज गूगल? अब शो हो रहा है गूगल? Yes, sir. अच्छा, मैं गूगल में एक नाम डाल रहा हूँ, जरा बोलें कम भाई। IJAZ इजाज। इजाज AHMEDTATLAH। ठीक हो गया। यहाँ आप देखें फर्स्ट जो बिल्कुल है उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर इजाज अहमद तथा गूगल स्कॉलर साइटेशंस। इसको आप क्लिक कर लें। ये हर प्रोफेसर के लिए, हर रिसर्चर के लिए है, हर उस बंदे के लिए जो रिसर्च करता है। तो जो भी रिसर्च की जाती है वो कहीं अलमारी में रखने के रिवाज ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन वो शो होनी चाहिए। आप नहीं भी अपलोड करते तो जहाँ कहीं वो पब्लिकेशन हुई थी वो खुद ही वहाँ से अपलोड हो जाती है। गूगल क्रॉलर जो है वहाँ से उसको खींच लेता है। अच्छा, ये गूगल स्कॉलर में आपको एक नज़र आ रहा है, ये वाला बार ग्राफ नज़र आ रहे हैं? यस सर। जी सर। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि 2013 में बार का साइज कुछ और है, 14, 15 चलते चलते 20 तक। तो ऊपर आप देख रहे हो कि साइटेशन का लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है, साइटेशंस 356। साइटेशन का मतलब है कि मेरी रिसर्च डॉक्टर इजाज पतला की जो भी थी वो लोगों ने अपने आर्टिकल में या अपने थीसिस में, यार ये क्या, लोगों ने उसे कितनी दफा अपने उसमें रिफर किया। जी क्लियर है, नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, तो ये एक लमसम काम होता है जो लोग किसी की रिसर्च को अपने उस पर रेफरेंस करते हैं। यार क्या मसला है, ये माइक इतने क्यों खुले हुए हैं सबके? अच्छा, आपने एक तो मैंने दिखाया आपको आर्टिकल, इसी तरह आप किसी का भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके या यहाँ साइटेशन से जाके। तो फॉर एग्जांपल रोल ऑफ इंटेलिजेंस जर्नल कोई एक हम देख लेते हैं, लेटेस्ट देखते हैं जो छपा हो। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी, टीचर एज ए लीडर इन ट्रेड्स। मैं सिर्फ एक आपके सामने खोल के ना उस पर थोड़ा सा ये काम करना चाहता हूँ जो आपको बताया मैंने। अच्छा जी, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट किसको करें? जी, ये आपके सामने रिसर्च आर्टिकल है। तो रिव्यू जब करना है तो लिखना है कि टाइटल ये, ऑथर्स के ये नाम लिखे हुए हैं, पब्लिकेशन कब हुई है और कहाँ पे पब्लिकेशन हुई है, ये नाम है जर्नल का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी बिजनेस रिसर्च। इस आगे जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो तमाम चीजें जो मैंने कहा था कि 5 होनी चाहिए किसी भी उसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसका हम अगर PDF डाउनलोड करें तो हो जाओ भाई डाउनलोड। हाँ जी, अगेन शो हो रहा है? हेलो? यस सर।
यस सर जी सर हो रहा है। ये जर्नल का नाम है IJ, ये वेबसाइट है जर्नल की जहाँ पे कर्सर है। ये लॉन्ग फॉर्म में जर्नल का नाम लिखा हुआ है। कब छपा है? जुलाई 2011 में। वॉल्यूम 3 था, नंबर 3 था। ये टाइटल था रिसर्च का, अ लिंकेज बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड डेमोग्राफिक एक्सटर्नैलिटीज। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये मैं उनका सुपरवाइजर हूँ। तो ये पहले तीनों नाम जो हैं ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इस पे काम किया था। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने कहा था 5 बातें होनी चाहिए। 5 बातें कौन कौन सी? उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च हो, उसकी मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया है, और फिर उसके रिजल्ट्स और रिकमेंडेशंस। तो ये यहाँ कोई हाईलाइट नहीं किया हुआ, कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये बातें यहाँ हैं। ये पढ़ने के बाद खुद पता चलता है कि ये बातें इसके अंदर हैं कि नहीं। फिर इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर वो जो सवाल मैंने आपको दिए उनको सामने रखते हुए इसमें से गो थ्रू होंगे, बताएंगे हम कि ये बातें मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ, इन्हें हम साइटेशन कहते हैं, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2008 2. ये दिस इज CWW, साइट वाइल राइटिंग। लेकिन रेफरेंस क्या है? जब इसको मैं एंड पे ले जाऊं, एंड पे तो अभी आ जाता है रेफरेंस। ये रेफरेंसेस हैं, ये देखो, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, ब्यूरो स्टैटिक्स वगैरह वहां से ली हैं चीजें। तो ये डिटेल में लिखा हुआ उसी को। तो ये है डिफरेंस साइट वाइल राइटिंग का और रेफरेंस का। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय साइड। इट इज ओवर नाउ। आपने कोई बात करनी है तो करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम। वबा बहुत ज़्यादा फैल रही है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। कुछ बात करनी है जी, जो साइड है इस लेक्चर की और सेकंड जो WhatsApp बना वो काइंडली सेंड करते हैं आप प्लीज। मैं अपलोड कर दूंगा आज, उसमें CMS में जी कर दूंगा। और कोई बात? तो सर अगर जो होंगे अगर हाँ जी, वाले इससे पहले वाले के भी कर देंगे तो आप उसको गौर से देखें। मैंने सबके लिंक अपलोड किए हुए हैं। गूगल ड्राइव में जाएं। यार क्या करते हो आप लोग? सबको सर PDF वो में करके तो मैंने वहां अपलोड किया हुआ है। आप लोग जब लॉगिन हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी के ID से लॉगिन हो, अपनी प्राइवेट ईमेल से लॉगिन होगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का आपका जो ईमेल ID है